दिल्ली के लिए आज बेहद अहम दिन है। रेखा गुप्ता सरकार ने करप्शन के खिलाफ जो वादा किया था उसे आगे बढ़ाते हुए सत्र के पहले ही दिन सीएजी की रिपोर्ट को पेश कर दिया और पहले एक्शन के निशाने पर आम आदमी पार्टी सरकार की आबकारी नीति रही, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया घेरे में हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर इस रिपोर्ट में है क्या। विधानसभा में पेश की गई सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी सरकार की नई शराब नीति से लगभग 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। रीटेंडर प्रक्रिया से 890 करोड़ रुपए का घाटा, जोनल लाइसेंस जारी करने में छूट देने से लगभग 940 करोड़ रुपए का नुकसान, नई आबकारी पॉलिसी कमजोर थी और लाइसेंस प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई। पॉलिसी में बदलाव के लिए एक्सपर्ट पैनल के सुझाव को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नजरअंदाज किया। और कुल 14 सीएजी रिपोर्ट में से सबसे पहले आबकारी नीति को लेकर सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई, जबकि अभी 13 रिपोर्ट पेश किया जाना बाकी है। दरअसल सत्ता आने के बाद बीजेपी ने ऐलान किया था कि उनकी सरकार पहली विधानसभा सत्र में इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करेगी और आखिरकार सीएम रेखा गुप्ता ने विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश कर ही दी। दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। सीएजी रिपोर्ट में हुए खुलासों के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला और केजरीवाल सरकार पर रिपोर्ट को दबाने का आरोप लगाया। मैं इस बात से बहुत पीड़ित हूँ कि सीएजी रिपोर्ट को दबा दिया गया और पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत न करके संवैधानिक प्रावधानों का जानबूझकर उल्लंघन किया। ये मामला 2022 में तब बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया जब उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इसके बाद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत कई आम आदमी पार्टी नेताओं को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। अगली खबर का रुख करेंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की 14 रिपोर्ट में से आबकारी नीति पर सीएजी की रिपोर्ट तो पेश हो गई, अभी 13 रिपोर्ट्स और आनी है। लेकिन रिपोर्ट पेश होने के बाद आम आदमी पार्टी और हमलावर हो गई और विधानसभा में पेश सीएजी रिपोर्ट के आधार पर यह दावा किया कि नई नीति पारदर्शी थी और कालाबाजारी रोकने के उपाय थे, जिससे दिल्ली में राजस्व बढ़ना चाहिए था। आतिशी ने यह भी दावा किया कि यही नीति जब पंजाब में लागू हुई तो वहां एक्साइज राजस्व बढ़ गया। दिल्ली में ये नई नीति लागू नहीं हुई, इसलिए 2000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ और इसकी जांच होनी चाहिए कि इसे किसने लागू नहीं होने दिया। और जिस वक्त दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश हो रही थी, तब सदन में आम आदमी पार्टी का एक भी विधायक मौजूद नहीं था। लेकिन सीएजी रिपोर्ट के आधार पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी पर पलटवार किया। मैं तो कई सालों से कह रही हूँ, लेकिन आज सीएजी रिपोर्ट बता रही है अपने 8वें चैप्टर में कि जो न्यू एक्साइज पॉलिसी 2021 में दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार लेके आई, उस एक्साइज पॉलिसी के माध्यम से दिल्ली सरकार का खजाना बढ़ना चाहिए। 2 साल से हजारों छापे मारे गए, सारे जेल में डाल दिए गए, सारे जगह जांच कर ली, कुछ नहीं मिला आज तक। भारतीय जनता पार्टी केवल काम से बचने के लिए नए नए हथकंडे ढूंढ रही है, बहाने ढूंढ रही है। लेकिन बीजेपी के मंत्री अब आम आदमी पार्टी की सरकार के एक एक घोटाले की पोल खोलने का दावा कर रहे हैं। इनके जितने भी करप्शन थे, चाहे वो शीश महल था, चाहे वो जल बोर्ड का घोटाला था, चाहे वो क्लासरूम का घोटाला था, चाहे वो स्कूल्स का घोटाला था, जो भी इनके घोटाले थे, सारे घोटाले सामने आएंगे। इधर दिल्ली विधानसभा सत्र की शुरुआत बेहद हंगामेदार रही। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण के दौरान आम आदमी पार्टी विधायकों ने सदन में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद स्पीकर ने सदन की 3 सिटिंग के लिए विपक्ष के 21 विधायकों को सस्पेंड किया, जो सोमवार तक सदन की कार्रवाई में शामिल नहीं हो पाएंगे। मार्शल और विधानसभा के अंदर संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के नारे लगाने लगे। आम आदमी पार्टी विधायकों का हंगामा इतना बढ़ गया कि विधानसभा स्पीकर ने नेता प्रतिपक्ष आतिशी समेत कई विधायकों को पूरे दिन भर के लिए कार्रवाई से सस्पेंड कर दिया। ये 5 मेंबर को पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित किया जाता है। जिसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायक विधानसभा परिसर में धरने पर बैठ गए और इनके हाथों में अंबेडकर की तस्वीरें थी और जय भीम के नारे लगाते रहे। इससे पहले एलजी के भाषण के दौरान बीजेपी विधायकों ने सदन में मोदी मोदी के नारे लगाए। जिसके बाद हंगामा और बढ़ गया और स्पीकर ने आम आदमी पार्टी विधायकों को कार्रवाई से सस्पेंड कर दिया। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने स्पीकर पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। जब हमने
बाबा साहब के नाम के नारे विधानसभा में लगाए तो आम आदमी पार्टी के विधायकों को निष्कासित कर दिया गया। जब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मोदी जी के नारे लगाए तो उनको छुआ भी नहीं। इसका क्या मतलब है? तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने स्पीकर के एक्शन को सही ठहराया और कहा कि कानून का उल्लंघन करने पर सस्पेंशन होगा। सदन तो नियमों से चलेगा, सदन कानून से चलेगा। अगर आप बार बार कानून का उल्लंघन करेंगे और आप इस तरह से करेंगे तो आपको सदन से बाहर ही किया जाएगा। खैर, दिल्ली विधानसभा की आज की तस्वीर बिल्कुल उलट थी। जो लोग कभी सत्ता में बैठते थे वही आम आदमी पार्टी अपने 22 विधायकों के साथ विपक्ष में बैठे थे, और जो विजेंद्र गुप्ता कभी विपक्ष में थे वो आज स्पीकर की कुर्सी पर विराजमान थे। भ्रष्टाचार को लेकर दिल्ली की नई सरकार ने पहला वादा तो पूरा कर दिया, लेकिन महिला सम्मान के तहत दिए जाने वाले पैसे को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार सवाल पूछ रही है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से सवाल पूछ रही है कि कब महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आएंगे, जिसका जिक्र बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किया था कि दिल्ली में सरकार बनने के बाद गरीब महिलाओं के खाते में ये पैसे डाले जाएंगे। लेकिन अब बीजेपी ने इसकी तारीख भी बता दी है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि मार्च में बीजेपी इस योजना को शुरू कर सकती है। माना तो ये भी जा रहा है कि 8 मार्च को महिला दिवस के मौके पर दिल्ली की गरीब महिलाओं को इसकी सौगात मिल सकती है और महिला सम्मान निधि की पहली किश्त महिला दिवस पर आ सकती है। हालांकि अभी इस पर नई सरकार की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। वैसे इस योजना को रेखा गुप्ता कैबिनेट की पहली बैठक में ही मंजूरी मिल गई थी, लेकिन ऐसा दावा किया जा रहा है कि दिल्ली सरकार उन महिलाओं की लिस्ट तैयार कर रही है जिन्हें इसका लाभ दिया जाना है। हमने कहा है, हमने फैसला भी ले लिया और मुझे लगता है 1 महीना लगेगा। हो सकता है 8 मार्च को ये खुशखबरी मिल भी जाए आपको। महिला दिवस है। सरकार की ओर से भी योजनाएं लाई जाती हैं, उनका ज्यादातर लाभ जरूरतमंद लोगों को दिया जाता है। दिल्ली की रेखा सरकार की ओर से फिलहाल इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है कि इस योजना को लेकर क्या क्राइटेरिया होगा, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही सरकार की इस योजना का लाभ दिल्ली की लाखों महिलाओं को मिलेगा। दिल्ली की मुस्लिम बहुल मुस्तफाबाद सीट पर जब बीजेपी को जीत मिली तो बीजेपी विधायक मोहन बिष्ट ने ऐलान किया था कि मुस्तफाबाद का नाम बदला जाएगा और अब उन्होंने इसे लेकर समय सीमा भी बता दी। मोहन बिष्ट ने बताया कि जल्दी मुस्तफाबाद का नाम बदला जाएगा। 2026 में जैसे ही परिश्रमण होगा मुस्तफाबाद का नाम बदलेगा, शिवपुरी या शिव बिहार होगा, जिसके बाद मुस्तफाबाद की 2026 तक घर वापसी हो सकती है, यानी वो अपने पुराने रूप में आ सकता है। ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब के वक्त मुस्तफाबाद की उत्पत्ति के अवशेष मिलते हैं, लेकिन उससे पहले इतिहास के पन्नों को खंगाला जाए तो ये इलाका शिवपुरी था, जहां हिंदू आबादी ज्यादा थी और आज भी यहां पर इस बात के अवशेष मिलते हैं। मुस्तफाबाद में एक प्राचीन शिव मंदिर है जहां पर हिंदू पूजा पाठ करते थे, जिसके आधार पर इसका नाम शिवपुरी हो सकता है। हालांकि जब मोहन सिंह बिष्ट ने ऐलान किया था तब कई मुस्लिम नेताओं ने आपत्ति भी जताई थी। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी यूनुस ने तो यहां तक कह दिया था कि मेरे जीते जी इसका नाम नहीं बदला जा सकता। दरअसल बीजेपी ने मोहन बिष्ट को करावल नगर से मुस्तफाबाद सीट पर शिफ्ट किया था, जहां उन्होंने आम आदमी पार्टी नेता हाजी यूनुस को हराकर मुस्लिम बहुल इलाके में कमल खिलाया था। कल महाशिवरात्रि पर अंतिम स्नान के साथ महाकुंभ का समापन हो जाएगा, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा में पक्ष और विपक्ष में महाकुंभ को लेकर तीखी नोकझोंक देखने को मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सनातनी चोट से समाजवादी पार्टी जो है उन्होंने भी उनके ऊपर पलटवार किया। विधान परिषद में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सपा नेताओं पर महाकुंभ को लेकर दुष्प्रचार का आरोप लगाया और चुटकीले अंदाज में महाकुंभ के सफल आयोजन की तारीफ की, तो समाजवादी पार्टी पर भी कटाक्ष किया। विधानसभा में योगी ने ऐसे शब्द भेदी बाण छोड़े कि समाजवादी नेता घायल हो गए। मुझे एक ऐसे सज्जन को वहां देखने को मिले जो हमारी डिजिटल व्यवस्था को लेकर भी कोस रहे हैं और कह रहे थे कि ये कैसी व्यवस्था है, ये कैसा डिजिटल कुंभ कर दिया है कि मैं जानबूझ करके अपनी पत्नी को वहां छोड़ा 3 बार और 3 बार मिल गई फिर से। समाजवादी रहा सनातन की सुंदरता वामपंथियों समाजवादियों को नजर नहीं आई। सीएम योगी की सनातनी चोट से घायल सपा नेता शिवपाल यादव ने भी सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगा दिया। नेता सदन और इनका पूरा मंत्रिमंडल देखिए आपको भी गुमराह करता है। हम सब लोगों को, देश की जनता को, सबको गुमराह करते हैं। और बताइए जहाँ सीपीसीबी की रिपोर्ट, एनजीटी की रिपोर्ट, उसको भी तो ये तो केंद्र सरकार को चैलेंज कर रहे हैं। सपा नेता शिवपाल यादव ने एनजीटी की रिपोर्ट का हवाला देकर महाकुंभ में साफ पानी को लेकर सरकार को घेरा।
जबकि सीएम योगी ने सपा के आरोपों पर दरकिनार करते हुए महाकुंभ के सफल आयोजन का गुणगान किया। इस बीच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट से भी योगी सरकार गदगद है। सीपीसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक महाकुंभ क्षेत्र की वायु गुणवत्ता 42 दिनों तक ग्रीन जोन में रही। रिपोर्ट से पता चलता है कि महाकुंभ में 62 करोड़ से ज्यादा तीर्थयात्रियों की भीड़ और हजारों वाहनों की आवाजाही के बावजूद वायु की गुणवत्ता खराब नहीं हुई, जो कि योगी सरकार की बड़ी सफलता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गिद्ध वाले बयान पर अब सियासत गरमाई हुई है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और सांसद अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर पलटवार किया है। दरअसल विधानसभा के बजट सत्र में महाकुंभ पर चर्चा के दौरान सीएम योगी ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने ये कटाक्ष किया कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसे वही मिला। महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घासें मिली, सुअरों को केवल गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीरें मिली, आस्थावान लोगों को घोड़े मिला, भक्तों को भगवान मिले, सज्जनों को सज्जनता मिली। सीएम योगी के इसी बयान पर सूबे की सियासत गर्म है और अब सपा सांसद अखिलेश यादव ने इस पर पलटवार किया है। आखिरकार गिद्ध को कहकर के किसको अपमानित कर रहे थे? क्या उनके परिवार के लोगों को, जो अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढ रहे थे? एक बेटी अपनी माँ को ढूंढ रही थी, भाई भाई को ढूंढ रहा था, लोग आकर के अपने घर वालों को ढूंढ रहे थे जो अभी तक नहीं मिले हैं। क्या ढूंढने वालों को सरकार गिद्ध बोल रही थी? और सबसे बड़ा सवाल है, ये जो सुअर का नाम ले रहे हैं, ये हम लोगों ने किसी ने नहीं कहा कि पानी खराब है गंगा का। सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड ने कहा है कि ये गंगा का पानी खराब है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद मौर्य ने भी योगी सरकार पर निशाना साधा था। हम भी उदाहरण दे दें कि एक कंस था, राजा था, और उसे भय था कि कृष्ण पैदा हो जाएंगे तो मैं खत्म हो जाऊंगा। तो उनको भी 24 घंटा कंस को संशय रहता था, हमेशा प्रयास रहता था कृष्ण आगे ना आने पाए। यही स्थिति यहाँ की भी है। महाशिवरात्रि के स्नान के साथ ही संगम नगरी में महाकुंभ समापन होगा, लेकिन महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार आज दूसरे दिन भाषण दिया और विपक्षियों को निशाने पर रखा, साथ ही कट्टरपंथी सोच को भी आड़े हाथों लिया। सीएम योगी ने आंकड़ों के जरिए मक्का मदीना और महाकुंभ में अंतर बताया, साथ ही फिर दोहराया कि मुल्ला मौलवी बनने वाला है। कटमुल्लापन की शिक्षा नीति की इजाजत उत्तर प्रदेश में कतई नहीं होगी। हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने के बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। वैज्ञानिक बने, स्कूलों में फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है, लेकिन कटमुल्लापन की संस्कृति नहीं। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि हमारी सरकार में कट्टरपंथी सोच कतई नहीं चलने वाली और सरकार बच्चों को मुल्ला मौलवी नहीं बल्कि वैज्ञानिक और आधुनिक शिक्षा देने की पक्षधर है। इससे पहले बजट सत्र के पहले दिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तंज कसा था। मौलाना बनना भी अच्छा होता है, योगी बनना भी अच्छा होता है, लेकिन खराब योगी भी बनना ठीक नहीं। अब सीएम योगी का मुल्ला मौलवी वाला बयान अखिलेश के इसी बयान का काउंटर अटैक माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी उठापटक अभी से शुरू हो गई है। कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए खास प्लान पर काम करती हुई नजर आ रही है। यूपी में अपनी खोई साख तलाशने में जुटी कांग्रेस ने बेहद खास प्लान बनाया है, लेकिन मिशन 27 के लिए कांग्रेस का ये सीक्रेट प्लान अभी से लीक हो गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस ने प्रदेश, जिला और शहर कमेटियों के पुनर्गठन के लिए नामों की सूची तैयार कर ली है। प्रदेश अध्यक्ष महाशिवरात्रि के बाद सूची लेकर दिल्ली जाएंगे। यूपी प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे से विमर्श के बाद सूची केंद्रीय नेतृत्व को सौंपी जाएगी। सूत्रों के अनुसार इस बार प्रदेश कार्यकारिणी में 200 से अधिक पदाधिकारी होंगे। इनमें लगभग 20 उपाध्यक्ष, 40 महासचिव और 140 से अधिक सचिव होंगे। पार्टी महासचिव और सचिव को जिलों के बजाय विधानसभा वार जिम्मेदारी देने की तैयारी है।
कांग्रेस पार्टी बूथ स्तर तक अपनी गतिविधियों को बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके लिए प्रदेश कार्यकारिणी से लेकर जिला, शहर और ब्लॉक स्तर तक नई कमेटियों का गठन होना है। कांग्रेस पार्टी नई प्रदेश कार्यकारिणी दलित मुस्लिम के साथ पिछड़ों की भागीदारी बढ़ाने की तैयारी में भी है। यानी कांग्रेस अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और इसलिए मिशन 2027 के लिए कांग्रेस ने ये प्लान बनाया है। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी चल रही है और इस बीच निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कुछ ऐसा कहा कि ऐसा लग रहा है कि कांग्रेसी दिल हो गया है उनका। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने पटना में कांग्रेस की जमकर तारीफ की। उन्होंने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस के बिना बीजेपी को हराना नामुमकिन है। कांग्रेस का लीडर राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी, कांग्रेस के बगैर बीजेपी को हराना मुश्किल है। पप्पू यादव ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तारीफ भी की, लेकिन इस बीच उन्होंने राजद की तुलना गधे से कर दी। कांग्रेस ऊंट बैठियो जाए तो गधा से ऊंचा है। लालू यादव मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे सम्मानित नेता हैं। हालांकि पप्पू यादव की कांग्रेस से ये एक तरफा मोहब्बत है, क्योंकि पप्पू यादव को कांग्रेस भाव ही नहीं दे रही है। इससे पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया था, तब वो निर्दलीय चुनाव जीते थे। कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जारी अपने स्टार प्रचारकों की सूची में भी पप्पू यादव का नाम शामिल नहीं किया था, लेकिन बावजूद इसके पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी का लगातार गुणगान कर रहे हैं। 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को सिख पिता और बेटे की हत्या का दोषी माना है। सज्जन कुमार को उम्र कैद का ये मामला 1 नवंबर 1984 को सिख पिता पुत्र की हत्या से जुड़ा है, जिसमें सज्जन कुमार पर आरोप था कि उन्होंने भीड़ की अगुवाई की थी, जिसके उकसावे पर 2 सिखों को जिंदा जला दिया गया। साथ ही लूटपाट और हिंसा भी हुई थी और सज्जन कुमार पर कोर्ट में ये सभी आरोप साबित हुए, जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। उम्र कैद की सजा है और दूसरा जो घरों को जलाया इन पीड़ितों के भी और बाकी भी जो घरों को जलाया, घरों को लूटा 436 उसमें भी ये उम्र कैद की लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा है। वहीं याचिकाकर्ताओं ने सज्जन कुमार को फांसी देने की मांग की थी, लेकिन सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा से वो कोर्ट के फैसले से निराश नजर आए। कोर्ट परिसर के बाहर धरने पर बैठकर सज्जन कुमार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। सिख दंगा केस के मामले में सज्जन कुमार को पहले भी उम्र कैद की सजा हो चुकी है और अभी तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया की रहने वाली शहाना को हिंदू धर्म इतना पसंद आया है कि उसने हिंदू धर्म अपना लिया। साथ ही मध्य प्रदेश के एक मंदिर में जाकर हिंदू लड़के से शादी भी रचा ली। और खंडवा के प्रसिद्ध महादेवगढ़ मंदिर में शादी की रस्म निभाई गई। पुजारी ने बाकायदा हवन कराया। हिंदू विवाह रीति की तरह लड़की और लड़के का गठबंधन भी किया गया और उसने अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लेकर सनातन परंपरा की तरह शादी की। लड़के ने शहाना से शारदा बनी लड़की को मंगलसूत्र भी पहनाए और हिंदू रिवाज की तरह पैरों में बिछिया भी पहनाई गई। और अब हिंदू धर्म अपनाने के बाद शहाना का नाम बदलकर अब शारदा हो गया। शादी की रस्में पूरी होने के बाद उसने बताया कि उसे हिंदू धर्म की पूजा पद्धति से बेहद लगाव है। मुझे अच्छा लग रहा है इनसे शादी करके। मुझे इनका धर्म पसंद है, पूजा पाठ हर एक चीज करना सब पसंद है। कुछ दिन पहले भी खरगोन की एक मुस्लिम युवती ने इसी मंदिर में आकर एक हिंदू युवक से विवाह किया था। दूल्हा बने संतोष ने बताया कि दोनों एक दूसरे से भोपाल में मिले थे और मेलजोल बढ़ने के बाद शादी करने का मन बना लिया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में लैंड जिहाद के खिलाफ हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। साप्ताहिक बाजार में स्थित मजार को हटाने की मांग को लेकर नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के मुताबिक ग्राम पंचायत नकाह कनौरा में एक मजार है, लेकिन रेउसा क्षेत्र में बनी ये मजार साप्ताहिक बाजार के बीचों बीच है। दावा है कि गाटा संख्या 352 में बाजार के नाम पर भूमि आवंटित है, लेकिन बाजार की जमीन पर बड़ी सी मजार बना दी गई है। बाजार के बीचों बीच में ही गाटा संख्या 327 भी है, जो कि देवस्थान के नाम से आवंटित है, लेकिन उस पर भी मुसलमानों ने अवैध तरीके से अपने घर को बना लिया है। हमने इसके लिए ज्ञापन दिया था थाने में, थाना दिवस रेउसा में। वहाँ के अधिकारियों ने कहा था कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी भी वह मजार और वो जो देवस्थान की भूमि पर जो घर बने हुए हैं वैसे ही बने हुए हैं। अवैध कब्जे के आधार पर अभी तक उनको हटाने का कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। शिकायत के बाद भी जब पुलिस ने अवैध मजार पर कोई कार्रवाई नहीं की, तो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और इस अवैध मजार को जल्द से जल्द हटाने की मांग की।
उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बोर्ड परीक्षा के दौरान एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। आरोप है कि जांच के दौरान कुछ छात्राओं ने नकाब उतारने से इनकार कर दिया। मामला जौनपुर के खुदौली स्थित इंटर कॉलेज का है, जहां एक निजी स्कूल के बच्चों का सेंटर पड़ा और परीक्षा के लिए पहुंची कुछ मुस्लिम छात्राओं ने गेट पर चेकिंग के दौरान हिजाब उतारने से इनकार कर दिया, जिसके चलते करीब 10 छात्राओं को अपनी परीक्षा छोड़नी पड़ी और वो वापस घर लौट गयी। कुछ छात्राओं ने अपना मुंह दिखाने से इनकार कर दिया, जबकि प्रवेश पत्र के चेहरे से उनका चेहरा उनका मिलाना आवश्यक होता है, जिसके कारण कुछ छात्राओं ने परीक्षा छोड़ दिया। छात्राओं का आरोप है कि उनके साथ गेट पर जांच कर रहे लोगों ने बदतमीजी से बात की थी। हम लोग इतना तैयार थे कि चेहरा खोल के बैठेंगे, चेहरा देख लें, चेकिंग भी कर लें, लेकिन हम लोग नकाब नहीं उतारेंगे, लेकिन वो लोग माने ही नहीं। हालांकि स्कूल प्रशासन छात्राओं के आरोप को खारिज कर रहा है। कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि किसी भी छात्रा को परीक्षा देने से नहीं रोका गया। एडमिट कार्ड का वेरिफिकेशन चेहरे से होना था, लेकिन छात्राओं ने नकाब हटाने से इनकार कर दिया। अगली खबर पंजाब से, जहां नशे की समस्या से निपटने के लिए पंजाब सरकार ने योगी मॉडल अपनाना शुरू कर दिया है और ड्रग्स माफिया के खिलाफ कार्रवाई में बुलडोजर का इस्तेमाल किया है। लुधियाना में पंजाब पुलिस ने एक ड्रग्स माफिया के घर बुलडोजर चलाया। बताया जा रहा है कि ड्रग्स माफिया सोनू के अवैध निर्माण के तहत बने घर पर बुलडोजर चलाया गया। देखिए कैसे बुलडोजर अपने प्रहार से सोनू के अवैध निर्माण को जमींदोज कर रहा है और देखते ही देखते मकान की दीवार का नामो निशान मिटा दिया। सोनू 3 साल से ड्रग्स तस्करी में शामिल है और उस पर 6 FIR रजिस्टर्ड है। सोनू के घर पर इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए थे। सरकार ने साफ किया है कि आने वाले दिनों में इसी तरह नशा तस्करों की अवैध संपत्तियों और निर्माण पर बुलडोजर अभियान चलाया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के हाथों पाकिस्तान की हार के बाद महाराष्ट्र के कुछ मुसलमानों ने देश विरोधी नारे लगाए। आरोपी युवकों ने जिस दुकान में बैठकर भारत विरोधी नारे लगाए थे, प्रशासन ने उस दुकान को बुलडोजर से गिरा दिया और दुकान पर बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें फडणवीस सरकार का बुलडोजर उस दुकान को जमींदोज करता हुआ दिखाई दिया, जहां बैठकर मुस्लिम युवकों ने पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की थी। मामला महाराष्ट्र के मालवण इलाके का है, जहां एक स्क्रैप की दुकान में बैठकर भारत पाकिस्तान का मैच देख मुस्लिम युवकों को पाकिस्तान की हार बर्दाश्त नहीं हुई। बताया जा रहा है कि रोहित शर्मा के आउट होने के बाद दुकान में मैच देख रहे युवकों ने देश विरोधी नारेबाजी की, जिसके बाद फडणवीस सरकार का बुलडोजर एक्शन में आ गया और जिस दुकान में देश विरोधी नारे लगे थे उसे जमींदोज करता हुआ दिखाई दिया। स्क्रैप की दुकान पर ये बुलडोजर एक्शन शिवसेना विधायक नीलेश राणे की शिकायत पर हुआ, जिन्होंने देश विरोधी नारेबाजी की जानकारी मिलने पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अवैध जगह पर बनी दुकान पर कार्रवाई के लिए कहा था। वहीं देश विरोधी नारेबाजी को लेकर कई हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। शिवाजी महाराज की जय, भवानी इस दौरान हिंदू संगठनों के हजारों कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली और देश विरोधी नारेबाजी करने वालों को पाकिस्तान जाने की नसीहत देते नजर आए। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक हिंदू शादी में तंदूरी रोटी बनाने वाले इमरान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इमरान पर रोटियों पर थूकने का आरोप है, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है और इसी वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपी इमरान पर कार्रवाई की। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि वो तंदूर पर रोटियां बनाते वक्त बार बार थूक रहा है। वो जितनी बार भी रोटियां बनाता है उतनी बार थूकता है। इस वीडियो के सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने हंगामा भी किया था और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। मुख्य अभियुक्त है जो थूक लगा रहा था, उसका नाम इमरान पुत्र यूनुस, जिसकी उम्र करीब 22 वर्ष है। ये ग्राम मऊ खास थाना मुंडाली का रहने वाला है। इसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल ये वायरल वीडियो मेरठ के प्रेम मंडप का बताया जा रहा है, जहां 21 फरवरी को शादी थी। केरल के तिरुवनंतपुरम में एक खौफनाक वारदात सामने आई। एक शख्स ने प्रेमिका समेत अपने ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी और फिर थाने जाकर बोला, मैंने सबको मार दिया। कातिल का नाम है अफान। इसका गुस्सा इस कदर उफान पर था कि इसने अपने ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। यही नहीं, मास मर्डर की वारदात को अंजाम देकर 23 साल का ये हैवान पुलिस स्टेशन पहुंचा और कई चौंकाने वाले दावे किए। आरोपी अफान के मुताबिक उसने अपनी मां, दादी, भाई और गर्लफ्रेंड समेत 6 लोगों की हत्या कर दी और खुद भी जहर खा लिया।
आरोपी अफान ने सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच महज 6 घंटे में अलग अलग इलाकों में जाकर हत्याकांड को अंजाम दिया। इसके बाद अफान ने अपने घर में गैस सिलेंडर खोला और शाम करीब 6:30 बजे वो वेंजरामुडू पुलिस स्टेशन पहुंचा और गुनाह कबूल करते हुए दावा किया कि उसने 6 लोगों की हत्या के बाद खुद चूहे मारने की दवा खाई है। इसके बाद पुलिस ने अफान को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के बाद मजिस्ट्रेट ने उसका बयान दर्ज किया। शुरुआती जांच में पता चला है कि अफान ने आर्थिक तंगी के कारण वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस को उसके दावों पर संदेह है, इसलिए गहराई से जांच की जा रही है। पुलिस को शक है कि अफान ड्रग्स का आदी था और उसने नशे की हालत में हत्याकांड को अंजाम दिया। पाकिस्तान एक बार फिर भारत के खिलाफ अपनी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। पाकिस्तान की साजिश को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बल अब पूरी तरह से तैयार है और आतंकियों की हर साजिश को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बलों ने जम्मू पंजाब बॉर्डर पर ऑपरेशन 9 चलाया है। अपनी सुरक्षा रणनीति को और मजबूत करने का फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक जम्मू पंजाब बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों की तैनाती बढ़ाई जाएगी और यहां पर 9 टेक्टिकल हेडक्वार्टर बनाए जाएंगे। इन हेडक्वार्टर में कमांडिंग ऑफिसर रैंक के अधिकारी तैनात रहेंगे, जो सीमा पर होने वाली हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखेंगे। टेक्टिकल हेडक्वार्टर्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें कि पंजाब और जम्मू का बॉर्डर शामिल है। ऐसे 9 टेक्टिकल हेडक्वार्टर्स में लगातार जो कमांडिंग ऑफिसर रैंक के जो ऑफिसर हैं वो भी यहां पर मौजूद रहेंगे, जो लगातार चेक करेंगे कि किस किस तरह की रिक्वायरमेंट्स यहां पर बॉर्डर पर है। वहीं सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक बीएसएफ की नई रणनीति से बॉर्डर पर पाकिस्तान की नापाक हरकतों और घुसपैठ की कोशिशों पर लगाम लगेगी। कि ये जो इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स हैं, दूसरा ड्रोन्स के जरिए जो ड्रग्स और वगैरह आ रहे हैं, उसके ऊपर चेक होगा। दरअसल पिछले कुछ समय से घाटी में आतंकवादी गतिविधियों में इजाफा हुआ। उन संवेदनशील इलाकों में जहां से पाकिस्तानी घुसपैठ और ड्रोन गतिविधि करता था, वहां ये हेडक्वार्टर बेहद कारगर साबित होंगे। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के एडिशनल एसपी 4 महीने से साइकिल से ही ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास सरकारी काम के लिए कोई वाहन नहीं है। साइकिल से दफ्तर आता हुआ ये कोई आम इंसान नहीं, बल्कि अहेरी में तैनात एडिशनल कलेक्टर विजय भाकरे हैं। इन्हें देखकर आपको लग रहा होगा कि आखिर ये साइकिल से क्यों दफ्तर आए। तो आपको बता दें कि ये करीब 4 महीने से साइकिल से ही अपनी ड्यूटी करते हैं, क्योंकि उन्हें ना सरकारी गाड़ी दी गई है और ना ही ड्राइवर। विजय भाकरे की जहां तैनाती है, वहां उनके अंडर 5 तालुका और करीब 900 गांव हैं। रेंजर साइकिल से इस गांव या तालुका का दौरा करने में कितना समय या कितने दिन लगेंगे, ये तो नहीं पता। गढ़चिरौली जिले का नाम आते ही महाराष्ट्र के अधिकारियों में दहशत का माहौल बन जाता है, लेकिन आज इस तरह की परिस्थितियों का सामना एक अधिकारी को करना पड़ रहा है। महाकुंभ, महाशिवरात्रि और आखिरी महास्नान, जिस तरह से प्रयागराज में भीड़ उमड़ रही है, कुछ घंटे बाद ही योगी सरकार की दोहरी परीक्षा शुरू हो जाएगी, क्योंकि महाकुंभ और शिवरात्रि के चलते प्रयागराज में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है, जिसको लेकर पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। भीड़ पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। स्नान के लिए ट्रैफिक प्लान भी तैयार कर लिया गया है। सीसीटीवी से भी मेला क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पल पल की जानकारी ले रहे हैं। 144 साल बाद बना शुभ संयोग और महाकुंभ समापन के कुछ घंटे त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए हर कोई लालायित है। महाकुंभ के अंतिम स्नान के साथ पड़ रही महाशिवरात्रि को लेकर प्रयागराज में श्रद्धालुओं की सुनामी सी आ गई है। हर तरफ सिर्फ आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। प्रयागराज की सड़कों से लेकर संगम तट पर सिर्फ सनातन की झलक दिखाई दे रही है। इस भीड़ को लेकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंतिम महास्नान और महाशिवरात्रि का पर्व शांतिपूर्वक संपन्न कराना योगी सरकार के सामने किसी चुनौती से कम नहीं है। इसीलिए योगी सरकार महापर्व का समापन शांतिपूर्वक कराने के लिए जुटी है। कल आखिरी महास्नान को लेकर सीएम योगी भी पल पल के अपडेट ले रहे हैं और अधिकारियों को भी ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। संगम पर आ रही भीड़ पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी से मेला क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। इससे पहले भी सभी अमृत स्नानों को लेकर सीएम योगी खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे, हर एक व्यवस्था की जानकारी ले रहे थे। आखिरी स्नान से पहले सीएम ने तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। सीएम योगी के निर्देश पर फोर्स भी एक्शन मोड में दिख रही है। भीड़ को कंट्रोल करने के साथ ही श्रद्धालुओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन फिर भी प्रशासन के लिए कल का दिन किसी चुनौती से कम नहीं है। कुछ घंटे बाद ही महाकुंभ का महास्नान शुरू हो जाएगा, जिसके 13 फरवरी से शुरू हुए इस आस्था के महापर्व का भी समापन हो जाएगा। अब तक 63 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। यहाँ पहुंच रहा आस्था का सैलाब लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि आखिरी दिन स्नान करने वालों का आंकड़ा 65 करोड़ के पार पहुंच सकता है, जो अपने आप में एक बड़ा विश्व रिकॉर्ड है। प्रयागराज संगम घाट पर पिछले 44 दिनों से लगा सनातन का सबसे बड़ा मेला अब समापन की ओर है, लेकिन संगम पर जो भीड़, उससे ये कहना मुश्किल है ये समापन है या शुरुआत, क्योंकि संगम तट पर जो भीड़ है वो अपार है और श्रद्धालुओं का जोश हाई है।
ये भीड़ है आस्था की, ये भीड़ है सनातन के सबसे बड़े पर्व की। श्रद्धालुओं की इस भीड़ को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये महाकुंभ के समापन की तस्वीर है या महाकुंभ के आगाज की। क्या भयंकर क्राउड है, जहाँ तक नजर पसारेंगे वहाँ तक लोग अर्घ देते नजर आ रहे हैं। देख लीजिए, हर हर गंगे, ये देख लीजिए, पैर रखने जगह नहीं है। जहाँ तक नजर डालोगे सिर्फ सनातन की दिव्य झलक ही दिखाई देगी। अंतिम स्नान से पहले हर कोई आस्था की डुबकी लगाने के लिए लालायित है। अद्भुत, अलौकिक, अकल्पनीय दृश्य है। देख लीजिए, आपको 1 इंच जगह नहीं मिलेगी। लोग आना चाहते हैं, गंगा की गोद में डुबकी लगाना चाहते हैं। महाशिवरात्रि के साथ ही महाकुंभ का समापन हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हर कोई सनातन के सबसे बड़े पर्व में शामिल होना चाह रहा है। ये तस्वीरें श्रद्धा का सैलाब है, ये आस्था के प्रतीक है तस्वीरें हैं, ये संगम घाट की है। जो लोग कह रहे हैं कि महाकुंभ खत्म होने वाला है, वो ये तस्वीरें देख ले, क्योंकि गंगा के आंचल में ऐसा लगता है पूरी दुनिया इस वक्त आ रही है। महाकुंभ में अब तक 64 करोड़ के आसपास श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन इस भीड़ को देखकर लगता है कि जल्द ही आंकड़ा 65 करोड़ पार पहुंच जाएगा। क्या आपको इन तस्वीरों के सहारे ये लगता है कि यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो माकूल नहीं है? ये तस्वीरें मोहर लगा रही यहाँ की तैयारियों पर, ये तस्वीरें मोहर लगा रही है सनातन के प्रति, सनातनियों की जागृति पर। जैसी तस्वीरें हैं वैसी ही योगी सरकार की तैयारियां भी हैं। हर तरफ पुलिसकर्मियों की तैनाती है ताकि किसी भी अनहोनी से निपटा जा सके। कुछ घंटे बाद ही महाकुंभ का आखिरी महास्नान शुरू हो जाएगा। अब तक 63 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। यहाँ पहुँच रहा आस्था का सैलाब लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग भजन कीर्तन करते हुए संगम त्रिवेणी की ओर बढ़ रहे हैं। भीड़ है, लेकिन उसका अपना आनंद अलग है। महाकुंभ में पैदल चलने का अपना अलग आनंद है और यही आनंद में डूबे हैं प्रयागराज पहुंच रहे श्रद्धालु। प्रयागराज महाकुंभ का आखिरी महास्नान और महाशिवरात्रि। श्रद्धालुओं की भीड़ से मेला क्षेत्र पट गया है। हर ओर सनातन के रंग दिख रहे हैं। कोई कई किलोमीटर पैदल चलकर गंगा स्नान कर रहा है, तो कोई भजन करके भक्ति में खोया हुआ है। सुनो बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। क्या बुजुर्ग, क्या जवान, क्या महिलाएं, हर कोई महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए लालायित है। मध्य प्रदेश से आए श्रद्धालुओं का ये समूह भजन गाते हुए गंगा तट की ओर आगे बढ़ गया। पिछले 44 दिनों से कुंभ नगरी से अद्भुत तस्वीरें सामने आ रही हैं। महाकुंभ की दिव्यता का अंदाजा आप इस तस्वीर से लगा सकते हैं कि 87 साल की बुजुर्ग माता जी लखनऊ से आई हैं, वो भी व्हीलचेयर पर कुंभ नहाने के लिए। ये जो तस्वीरें हैं ये 87 साल की बुजुर्ग हैं और ये इस घर से लेकर ये व्हीलचेयर चली हैं। प्रयागराज नगरी सड़क से लेकर संगम तट पर सिर्फ आस्था की झलक देखने को मिल रही है। कोई भजनों से भगवान की आराधना कर रहा है। 25 से 30 किलोमीटर पैदल चलने के बाद भी श्रद्धालुओं का जोश हाई दिखा। भक्ति ऐसी कि श्रद्धालु सड़क किनारे भी प्रभु कीर्तन करने लगे। गंगा माँ के लिए तो हम सड़क किनारे का कहीं भी किलोमीटर पैदल चले हो, 25-30 किलोमीटर। परेशानियों पर आस्था किस तरह भारी है आप महाकुंभ में देख सकते हैं। आस्था के आगे लोग अपने पैरों में छाले भूल गए हैं। कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद भी लोग थकने के बजाय योगी के नारे लगा रहे हैं। महाकुंभ के आखिरी स्नान में हर कोई डुबकी लगाना चाहता है। यही कारण है कि अपने हर कष्ट, हर परेशानी को भूलकर लोग सिर्फ आस्था में लीन हैं। महाकुंभ में देश विदेश से श्रद्धालु आकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और इस बीच कुछ ऐसे लोग तंगहाली में यहाँ आए थे जिन्हें अब महाकुंभ में मालामाल कर दिया है। इन्हीं लोगों में कुलदीप गुप्ता उर्फ सनी नाम का एक शख्स भी है जो अपने घर से यहाँ स्नान करके पुण्य कमाने आया था, लेकिन आज महाकुंभ में चाय की दुकान खोलकर कुलदीप बम्पर पैसे कमा रहे हैं। इससे आइडिया आ गया कि यहाँ पे कुछ करके 2 पैसा कमा लेते हैं। कुलदीप केवल 400 रुपए लेकर महाकुंभ आए, लेकिन यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखते हुए उन्होंने यहाँ छोटी सी चाय की दुकान खोल ली। इनकी इस छोटी दुकान पर केवल 10 रुपए में चाय मिलती है, जिसे पीने के लिए लोग 24 घंटे आते हैं और वो जमकर चाय के मजे लेते हैं। बहुत मजा आ गया, हाँ, टेस्टी एकदम।
अब आपको रंजीत नाम के शख्स से मिलवाते हैं, जो महाकुंभ मेले में गन्ने का जूस पिलाकर करीब हर दिन 15 से 20 हजार रुपए कमा रहे हैं। 10 तारीख से लगा रहे हैं। 10 तारीख से जी 10 जनवरी जी। पहले तो कम बिकता था, अब तो जो है ज्यादा बिकने लगा। रंजीत के गन्ने की जूस की डिमांड का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो सुबह आते हैं और शाम तक उनके सारे गन्ने खत्म हो जाते हैं। और मोदी जी की कृपा है जो यहाँ हम लोग जूस लगा रहे हैं, अब धुआंधार चल रहा है जी मच्छी में। रंजीत की ये बात सुनकर मौके पर मौजूद लोग हर हर महादेव के नारे लगाते नजर आए। महाकुंभ में अमित नाम के शख्स भी जमकर रुपए छाप रहे हैं। दरअसल अमित लखनऊ के रहने वाले हैं और वो यहाँ अंकुरित चने बेचते हैं। आप अमित की कमाई का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वो रोज करीब 5 से 6 हजार रुपए कमा रहे हैं। 4-5 हजार का हो जाता है। 5 हजार रुपए का रोज का सेल है। खुश हो। महाकुंभ में स्नान करने के बाद श्रद्धालु बड़े ही चाव से अमित के स्टॉल पर चने खाने आते हैं। बहुत स्वादिष्ट, रियल में चटपटा बढ़िया। अच्छा आइटम है ये देसी अंकुरित चना। महाकुंभ में देश विदेश से श्रद्धालु आकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस बीच कुछ ऐसे लोग तंगहाली में यहाँ आए थे जिन्हें अब महाकुंभ ने मालामाल कर दिया है। प्रयागराज में चल रहे दिव्य महाकुंभ में यूपी सरकार ने भव्य तैयारियां की है। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर सभी भक्त सीएम योगी की तारीफ कर रहे हैं। हिंदू ही नहीं, मुस्लिम भी अब सीएम योगी के मुरीद हो गए हैं। ये हम नहीं बल्कि प्रयागराज में उनका एक मुस्लिम चाय वाला फैन बोल रहा है, जिसकी महाकुंभ में चाय बेचकर जिंदगी ही पलट दी। हमारे योगी जी की फोटो भी लगवा दिया हूँ उधर ऊपर। क्यों लगवा दी फोटो? योगी जी की राज में जो है यहाँ महाकुंभ हुआ है। अच्छा। और इतनी भीड़ आई है, कभी जीवन में हमने देखा नहीं है। शराफत का कहना है कि उन्होंने अपनी आंखों से कई कुंभ देखे हैं, लेकिन ऐसा कुंभ नहीं देखा। शराफत की दुकान पर लगे सीएम योगी मोदी के पोस्टर उन लोगों के लिए तमाचा है जो लोग कहते हैं कि मुस्लिम योगी से नफरत करते हैं। हमने 89 का महाकुंभ देखा हूँ, 2001 का, 2013 का, 19 का अर्धकुंभ नहीं। अर्धकुंभ था वो। अर्धकुंभ भी देखा हूँ। ये सबसे अच्छा। जी सर जी, सबसे नंबर 1 का यही। शराफत का कहना है कि योगी की नजर में सब बराबर हैं। योगी हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिमों के लिए कर रहे हैं। महाकुंभ में शराफत की जो कमाई हुई, इसका श्रेय भी उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को दिया। उनका कहना है कि दुकान के लिए उन्हें योगी आदित्यनाथ ने ही लोन दिलाया। महाकुंभ में हुई इस कमाई से अब वो दुकान का लोन खत्म कर देंगे। धर्मनगरी काशी में महाशिवरात्रि महाउत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसमें महादेव के साथ साथ माता पार्वती की शादी की रस्में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होती हैं। और इसी कड़ी में आज काशी में महादेव को हल्दी की रस्म निभाई गई। महादेव शिव की काशी और उसी काशी में शिव का विवाह। इस विवाह की तैयारियों में पूरा शहर जुटा हुआ है। उत्सव का आगाज हो चुका है। बाबा विश्वनाथ की प्रतिमा पर हल्दी लगाई जा रही है, जो विशेष रूप से मेवाड़ से लाई गई है। श्रद्धालु शिव भजन और मंगल गीत गा रहे हैं, भोलेनाथ का डमरू बजा रहे हैं और महादेव शिव पार्वती के सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना कर रहे हैं। महाशिवरात्रि के इस उत्सव को देखने के लिए 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु काशी पहुंचे हैं। भोलेनाथ को खास बनारसी ठंडई, पान और पंचमेवा का भोग भी लगाया गया है। महादेव की नगरी में शिव पार्वती के विवाह की यह परंपरा सदियों पुरानी है और काशीवासी इसे पूरी श्रद्धा से निभाते हैं। बाबा विश्वनाथ का जो है, जो महाशिवरात्रि के दिन विवाह होता है, उसके पूर्व ये तेढ़ीनी महंत आवास में जो है पुरानी, कई शतकों पुरानी परंपरा है। उसी परंपरा के अनुसार आज बाबा की हल्दी लगेगी। महादेव की हल्दी की रस्म के बाद महाशिवरात्रि पर बाकायदा बारात निकाली जाती है, जो विश्वनाथ मंदिर तक जाती है, जिसके बाद पूरी रात शिव भक्ति में भजन कीर्तन करते हैं। महाशिवरात्रि से पहले बाबा विश्वनाथ के विवाह की इस दिव्य बेला में पूरा काशी डूबा हुआ है। बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए उनका नया नामकरण किया है। महाकुंभ से यूपी को हुए आर्थिक लाभ को लेकर दिनेश शर्मा का कहना है कि अब सीएम योगी का नाम बुलडोजर बाबा नहीं, अर्थ प्रबंधन बाबा हो चुका है। धार्मिक पर्यटन के कारण जो लोग हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहते थे ये बुलडोजर बाबा है, मैंने उनका नाम बदल दिया और मैंने कहा ये बुलडोजर बाबा नहीं, ये अर्थ प्रबंधन बाबा बन गए। भगवान शिव के महापर्व महाशिवरात्रि शुरू होने में अब कुछ ही घंटों का समय बचा है। महाशिवरात्रि पर महादेव की पूजा के लिए मंदिरों में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। और काशी विश्वनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं की इस भीड़ की ड्रोन तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए हर तरफ भीड़ ही भीड़ दिखाई दी। भक्तों की भारी भीड़ के चलते पूरा काशी शहर भोले बाबा के रंग में रंगा नजर आ रहा है। सड़कें हों या घाट, हर तरफ शिव भक्त नजर आ रहे हैं। गंगा घाट पर जहां तक नजर जाए बोट ही बोट है।
जिनमें भारी संख्या में शिव भक्त दिखाई दे रहे हैं। दशाश्वमेध घाट पर भी भक्तों का सैलाब है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के बाद भक्त गंगा आरती में भी शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर हो या काशी के चौराहे, कहीं भी पैर रखने की जगह तक नहीं है। महाशिवरात्रि से ठीक पहले यहाँ भीड़ इतनी है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में 3 दिनों के लिए VIP दर्शन पर रोक लगा दी गई है और जन सैलाब को कंट्रोल करने के लिए CRPF के साथ SSB की 3 कंपनियां तैनात की गई हैं। वहीं उज्जैन के महाकाल मंदिर पर पूरी तैयारी है। महाशिवरात्रि से पहले महाकाल मंदिर को फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। महाकाल मंदिर लाइटों की रोशनी में नहाया हुआ है और महापर्व पर भोले बाबा के रंग में रंगा नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश का संभल पिछले काफी समय से चर्चा में है। हिंसा भड़कने के बाद अब महाशिवरात्रि को देखते हुए यहां पर पुलिस मुस्तैद है। वहीं पूरे इलाके की CCTV से निगरानी भी की जा रही है। संभल में महाशिवरात्रि को लेकर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट हैं। जगह जगह पुलिस की टीमें मुस्तैद हैं और फोर्स के साथ अधिकारी गश्त भी कर रहे हैं। वहीं महाशिवरात्रि को देखते हुए जिले में कांवड़िये पहुंच रहे हैं। कार्तिकेय महादेव मंदिर समेत प्रमुख मंदिरों का DM ने निरीक्षण करके पूजा अर्चना की और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। जो व्यवस्थाएं हैं वो अच्छी हैं। कुछ रोड टूटने की शिकायत थी, उनकी हमने मरम्मत करवाई है। साफ सफाई सब जगह कराई गई है, सभी जगह ड्यूटियां लगाई गई हैं, CCTV कैमरा लगाए गए हैं। जामा मस्जिद से 1 किलोमीटर की दूरी पर खग्गू सराय में श्री कार्तिकेय महादेव मंदिर की सुरक्षा पहले से बढ़ा दी गई है। 46 साल से बंद पड़े इस मंदिर को कुछ महीने पहले ही खोला गया है। मंदिर में श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की भारी भीड़ आने की संभावना है। उधर ग्राउंड जीरो पर पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं और वो इलाके में फोर्स के साथ गश्त कर रहे हैं। महाशिवरात्रि के पर्व को देखते हुए पूरे शहर में खास इंतजाम किए गए हैं। मथुरा वृंदावन में मनाई जाने वाली होली पूरी दुनिया में मशहूर है। भगवान कृष्ण और राधा रानी के साथ होली खेलने के लिए देश के कोने कोने और दुनिया के कई देशों से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। राधा रमण मंदिर में श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य के साथ होली का उत्सव मनाया और श्रद्धालुओं के अपने आराध्य के साथ होली खेलने की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें पूरा मंदिर परिसर गुलाल से रंग बिरंगा नजर आया। राधा रमण मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी गुलाल उत्सव धूमधाम से मनाया गया। सबसे पहले मंदिर के पुजारियों ने भगवान बांके बिहारी के गालों पर गुलाल लगाया और फिर भक्तों पर अबीर गुलाल उड़ाया। देश विदेश से राधा रमण मंदिर पहुंचे श्रद्धालु इस रंगीन माहौल में पूरी तरह डूब गए। चारों तरफ अबीर और गुलाल की सतरंगी छटा बिखर गई। इन दौरान श्रद्धालु राधा कृष्ण की भक्ति में रंगे नजर आए और होली गीत गाते हुए दिखाई दिए। हर तरफ भक्तिभाव का माहौल दिखा और राधा रमण मंदिर राधा कृष्ण के जयकारे से मंदिर गूंज उठा। आजकल 5G वाले दौर में जहां लोग पुरानी सोच को छोड़कर खुद को नए रूप में ढालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोगों की सोच पुराने जमाने में ही अटकी हुई है। ऐसा ही कुछ हुआ बिहार के आरा में, जहां अस्पताल में भर्ती बीमार शख्स को ठीक करने के लिए झाड़ फूंक का सहारा लिया गया। तस्वीरें बिहार के आरा सदर अस्पताल की हैं, जहां एक शख्स अस्पताल की बेड पर पड़ा हुआ है और एक महिला कुछ धूप बत्ती जलाकर उसके ऊपर घुमा रही है और पूरे शरीर पर उसे टच करती दिखाई दे रही है। दरअसल भोजपुर जिले के भलाईपुर के रहने वाले धनपाल यादव पिछले 1 हफ्ते से बीमार थे। सोमवार को उन्हें आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने उन्हें डायरिया की शिकायत बताई। अस्पताल में धनपाल यादव का इलाज चल रहा था, लेकिन ज्ञान का अभाव कहें या अंधविश्वास, इलाज के बावजूद भी मरीज के परिजन अस्पताल के वार्ड में ही झाड़ फूंक का सहारा लेने लगे। वार्ड में मौजूद जिसने भी ये नजारा देखा देखता ही रह गया। इस पूरे मामले में अस्पताल प्रबंधन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हो सकता है कि ऐसा करने से मरीज के परिजनों की आस्था हो या विश्वास हो, लेकिन अस्पताल के अंदर ये सब करना कितना सही है। और सवाल ये भी है कि आज के आधुनिक दौर में लोगों का विश्वास डॉक्टर पर नहीं, अंधविश्वास पर ज्यादा है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में चल रही ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी वुशु चैंपियनशिप के दौरान राजस्थान यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी की मुकाबले के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि बॉक्सिंग रिंग में दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के ऊपर पंच से वार करते हैं और फिर दोनों अचानक रिंग से बाहर गिरे। इस दौरान दोनों खुद को संभालते हैं और फिर रिंग में फाइट के लिए जाते हैं। तभी खिलाड़ी को अचानक हार्ट अटैक आया और वो मुंह के बल गिरता दिखाई दिया। जब उसने कोई मूवमेंट नहीं किया तो रेफरी ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उठा नहीं। रेफरी ने तुरंत दूसरे लोगों को बुलाया और खिलाड़ी को उठाकर सिविल अस्पताल ले गए। वहाँ डॉक्टरों ने जाँच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि जिस खिलाड़ी की हार्ट अटैक से मौत हुई वो राजस्थान यूनिवर्सिटी का छात्र था और 85 किलो वेट कैटेगरी में फाइट कर रहा था। पहला राउंड जीत चुका था। रिंग में उतरते ही उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिससे उसकी जान चली गई।